सभी को मेरा नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे वीनस इन नाइन्थ हाउस अर्थात जिन जातकों का शुक्र 9वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सामान्यतः ये स्थिति अच्छी बताई गई है क्योंकि 9वां भाव कुंडली का एक प्रबल त्रिकोण माना गया है, सबसे बली त्रिकोण, और उसमें शुक्र जैसा शुभ ग्रह बैठेगा। अब इसमें जैसे कुछ एक स्थितियों पे हम डिस्कस करें तो जैसे सबसे पहले नवा भाव को समझते हैं कि नवा भाव जैसे भाग्य का होता है, अध्यात्म का होता है, धार्मिक क्रियाओं का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का भी नवा भाव होता है। तो ऐसे भाव में जब शुक्र बैठ जाए तो ऐसे लोग थोड़ा सा जैसे जो इनकी भक्ति होती है, ईश्वर से जो लगाव होता है, जैसे ईश्वर को कई स्वरूप में मानने को बताया गया है। जैसे कोई ईश्वर को बालक के रूप में पालता है, कोई ईश्वर को अपने माता पिता के रूप में भी उनकी सेवा कर सकता है। तो ऐसे ही जिनका शुक्र नवम भाव में होता है वो ईश्वर को जैसे अपना मित्र समझ के उनकी पूजा आराधना करते हैं, ये एक चीज देखी गई है। या फिर जैसे कबीर हो गए, मीरा हो गए, इस टाइप के जो लोग थे जो ईश्वर को अपना पति या पत्नी मान करके पूजते थे। तो ये एक छोटी सी बात है। देखें कि शुक्र यदि नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आइडियल होता है, उसकी सोच बहुत ही ब्रॉड किस्म की होती है। प्राय ऐसे लोग कला संबंधित चीज क्षेत्रों में इनका काफी ज्यादा रुचि होता है क्योंकि न सिर्फ शुक्र नवम भाव में बैठा है बल्कि वो तीसरे भाव को भी प्रबल दृष्टि से देख रहा है। तो तीसरा भाव हमारे शौक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उससे भी पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति प्राय म्यूजिक, आर्ट, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होता है। ऐसे लोग लंबी लंबी यात्राएं इनकी होती है, धार्मिक यात्राएं। जो लोग जैसे काफी यंग यंग उम्र में पूजा पाठ, ईश्वरीय भक्ति में जिनका मन लगता है, उनके भी चार्ट में शुक्र को देखा गया है। लेकिन कई बार इसके विपरीत भी स्थिति होती है कि ऐसे लोग जैसे एकदम से विपरीत भी हो सकता है कि किसी धार्मिक कर्म कांड में कोई रुचि ना हो, ईश्वर की ऐसा व्यक्ति आलोचना करे। तो ये सब भी कुछ एक स्थितियां है कि ग्रह पर प्रभाव किस तरीके का है। और दूसरी चीज की जैसे कुंडली में शुक्र आपके यहाँ पर जैसे किसी अच्छे भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में बैठा है तो उसका अलग फल होगा। और जैसे कुंडली में आपका शुक्र किसी अच्छे भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में नहीं बैठा है तो उसका अलग फल होगा। पहली स्थिति में आप यदि धर्म कर्म की ओर जाएंगे, अपना सोच माइंड आइडियल रखेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। लेकिन कुंडली में यदि शुक्र आपके कारक नहीं है तो फिर इस वजह से जैसे विवाह में कुछ परेशानियां आ जाती हैं व्यक्ति के। और वो परेशानियां इस वजह से आती है क्योंकि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आइडियल है, बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल है और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान धर्म की बातें करता है। रियलिटी में वो चीज़ें उतना ज़्यादा हो सके, मतलब सामने जो आपका पार्टनर है वो उस चीज़ को ना समझ पाए। तो इस वजह से जैसे हो सकता है कि लोग कहें दुनिया के लिए बहुत अच्छा है लेकिन अपने पार्टनर या जो लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनसे आपकी ना बने। तो ये भी कुछ चीजें इसमें आती हैं। शुक्र नवम भाव में हो तो शुक्र जैसे पत्नी का भी कारक होता है। तो प्राय यदि सप्तमेश किसी ऐसे भाव में नहीं गया है जो धर्म का नाश करता हो, जैसे अष्टम हो गया, तो प्राय ये देखा गया है कि ऐसे लोग के जीवन साथी जो होते हैं वो धार्मिक धार्मिक किस्म के होते हैं। और शुक्र का नवम भाव में ये भी फल है कि जातक मतलब जो फिलॉसफी हो गया या जो जैसे आगे जितने भी जो लोग पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं या जो काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में, लर्निंग के क्षेत्र में खुद को आगे जाने की ओर अग्रसर रहते हैं, वो भी शुक्र रिप्रेजेंट करता है नवम भाव में। नवम भाव का शुक्र यदि साथ में बुध भी आ जाए या जैसे शुक्र जैसे बुध की राशि में हो तो प्राय ये एक्टिंग फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर देता है कि ऐसा व्यक्ति एक गुड एक्टर होगा। ऐसे लोग जैसे इनको देखा गया है कि सामान्यतः सरल और सौम्य स्वभाव के होते हैं, जल्दी से इनको कोई गुस्सा नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये जैसे बड़ों की इज्जत करने वाले, बड़ों का आदर करने वाले होते हैं। और इन्हें जैसे जो लोग कोई ज्ञानी व्यक्ति है उसको ये लोग मान सम्मान देने वाले भी होते हैं। जैसे शुक्र एक तरीके से प्लेजर का कारक है, तो जब शुक्र नवम भाव में बैठ गया तो अगर ये शुक्र यहाँ पर अच्छी स्थिति में होगा तो आपको उसी जगह से प्लेजर प्राप्त होगा, उसी जगह से आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो लोग जैसे
शुक्र को भी मतलब एक शुभ ग्रह माना गया है। ना सिर्फ उसको लग्जरी और रोमांस से बल्कि भक्ति से भी जोड़ सकते हैं, और कई बार जैसे ईश्वर से जिनका एकदम कोर बॉन्डिंग वाला कनेक्शन हो जाता है, ये भी देखा गया है। कई शुक्र मंगन वाले लोग भी काफ़ी आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें आती है। अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो अगर जैसे शुक्र दशम का स्वामी होकर के नवम भाव में बैठा है, या जैसे शुक्र आपका कुंडली का कारक ग्रह है, शुक्र संबंधित आप कार्यक्षेत्र अपना चाहते हैं, तो जैसे जल यात्राओं संबंधित कार्य हो गया, या लंबी लंबी यात्राओं संबंधित किसी धार्मिक स्थल पे कोई काम करना, ऐसे लोग प्राय जिनका शुक्र नवम भाव में होता है, ये अपने घर के पूजा वाले स्थान को बहुत ही सुंदर सजावट करके रखते हैं। ये भी इसमें चीज़ देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः कम्युनिकेशन में दक्ष होता है, मतलब अच्छा बोलता है, लोगों को अपने बोलचाल से प्रभावित करता है, क्योंकि नवम भाव से शुक्र तीसरे को देख रहा है। लेखन क्षमता भी इनकी बहुत अच्छी होती है। बहुत ही मतलब जैसे एक होता नहीं है कि व्यक्ति मन से अच्छे विचारों वाला है, सुंदर किस्म का है। अब जैसे कि जो ये मैं फल बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ कुंडली का शुक्र का नवम भाव में होने का एक बिंदु है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी पहलू ना देखें। जैसे मान लीजिए लग्न में शनि बैठा है, तो ये जो मैं फल कह रहा हूँ इसमें कुछ कमी आ जाएगी। चंद्रमा पर जैसे केतु का प्रभाव हो या मंगल का प्रभाव हो, तो ऐसे करके कुछ एक चीज़ें हैं जो रिड्यूस होती हैं या फिर बढ़ती हैं। अब जैसे शुक्र नवम में बैठा है, लग्न में गुरु बैठा है, तो व्यक्ति में वो जो नेचर मैंने बताया है कि समाज का भला करने वाला, अच्छा होगा, वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो ये छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखिए कुंडली देखते वक़्त, कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सीधे-सीधे चार्ट पे नहीं अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखें कि शुक्र यदि नवम भाव में हो, तो बस ये भी है कि जैसे जिस भाव का स्वामी होकर के शुक्र बैठा है, उस भाव संबंधित यदि जैसे आप कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये माना जाता है कि ईश्वर से अगर आप जैसे बहुत प्रे करके या आपने बहुत ईश्वर की सेवा की है, तो आपकी मनोकामना उस भाव संबंधित, जिस भाव का शुक्र आपके कुंडली में स्वामी है, वो पूरी होती देखी जाती है। कई लोग में जैसे ये उपाय रूप में भी काम करता है, कि जिनका शुक्र जैसे मान लीजिए कि चौथे का स्वामी होकर के शुक्र नवम में गया है, तो कोई अच्छे वाहन की कामना करना चाहता है, तो वो ईश्वर की पूजा करे। और अधिकतर जैसे जिनका शुक्र नौवें भाव में हो, ऐसे लोग देवी की पूजा करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कई बार शुक्र, मैं कैसे कहूँ, जैसे मकर राशि में हो गया या कुंभ हो गया, या फिर जैसे वृषभ भी कई बार आता है, मेष भी आता है, और कुछ ऐसे एक इंटेंस नक्षत्र बताए गए हैं, या फिर इस पे जैसे कि किसी दूषित ग्रह का प्रभाव हो जाए, तो कई बार व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति का भी हो जाता है। अपने धर्म से आलोचनात्मक द्वैत रखता है, और वो दूसरे के धर्म को अपनाने वाला भी हो जाता है। ये भी कुछ एक बातें आती हैं। ऐसा व्यक्ति जिनका शुक्र जैसे कुंडली का कारक होके नवम भाव में बैठा है, प्राय उनका भाग्य बहुत ही प्रबल होता है, और आसानी से उनको चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है चीज़ों की प्राप्ति में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शुक्र यहाँ पर नवम भाव में रिप्रेजेंट करता है। इसको हम अगर कुछ ग्रहों के साथ बात करें कि शुक्र के साथ कौन से ग्रह यहाँ बैठे हों, तो वो कैसा प्रभाव देते हैं, तो देखें कि मान लीजिए कि शुक्र और सूर्य नवम भाव में बैठे हैं। यदि शुभ स्थिति में है, तो जातक बहुत अच्छा प्रीस्ट होगा, और अपने मतलब धर्म कर्म के काम से ही जातक धनवान कीर्तिवान होता है। और अब जैसे शुक्र और चंद्रमा यदि नवम भाव में हो, तो नवम भाव में शुक्र चंद्रमा यदि साथ में और कोई जल तत्व राशि आ जाए, तो पहली चीज़ तो कि आपको किसी देवी की जरूर आराधना करनी चाहिए। दूसरी चीज़ की जैसे, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ईश्वरीय भक्ति से हट जाएं, लेकिन हाँ, यदि मान लीजिए कि दोनों ग्रह जैसे शुक्र चंद्रमा आपके नवम में बैठे हैं, कुंडली के उतने कारक नहीं है, तो थोड़ा सा आपको जीवन के दूसरे साइड को भी देखना चाहिए। जैसे जीवन में और क्या है, और भी रियलिटी है। ऐसे लोग कई बार अपनी ही फिलॉसफी में खोए रहते हैं, जिनका शुक्र और चंद्रमा साथ में नवम भाव में बैठ जाए। वैसे तो शुक्र और चंद्रमा नवम भाव में एक अच्छा योग है, लेकिन वही है कि जल तत्व की बहुत ज़्यादा अधिकता ना हो जाए, दोनों ग्रह कुंडली के कारक हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति भाग्य से और जैसे कलात्मक संबंधित चीज़ों से कार्य करके, प्राय इनका जल से संबंध ज़्यादा देखा गया है, जल संबंधित यात्राएं, या जैसे जो लोग स्विमिंग पूल में कुछ काम धाम करते हैं, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया या पानी संबंधित कोई काम होना। अब देखें कि
शुक्र के साथ यदि बुध नवम भाव में हो तो ये कॉमेडी के लिए, एक्टिंग के लिए बहुत अच्छा योग है। यदि आप कोई कॉमेडियन बनना चाहते हैं, एक्टिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो शुक्र बुध का योग नवम भाव में अच्छा है। कई ऐसे जैसे एक्टर्स की कुंडलियों में ये योग पाया गया है। अब देखें कि शुक्र के साथ शनि यदि नवम भाव में हो तो देखें कि ऐसे लगभग 6 लग्न होते हैं जहाँ पे शुक्र कारक होता है, और शुक्र कारक होगा तो शनि भी लगभग कारक बन जाता है। तो यदि उन 6 लग्नों में से ये युति है शुक्र शनि की नवम भाव में, तब तो ये बहुत अच्छी है। ठीक है, व्यक्ति धर्म कर्म से कह लीजिए या फिर धर्म कर्म संबंधित कार्य करके कह लीजिए, व्यक्ति का करियर हो सकता है धर्म कर्म संबंधित हो जाए, या फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने काफ़ी बड़ी सफलता पाई है लेकिन धार्मिक भी हैं साथ में, तो वो एक चीज़ देखी जाती है। और उसी के दूसरे साइड में यदि आते हैं कि कुछ लग्न ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों ग्रह कारक नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये युति नवम भाव में हो जाएगी तो ऐसा व्यक्ति प्रायः जैसे अपनी ही धुन में रहना कह लीजिए, बहुत ही सुस्त होना कह लीजिए, और ईश्वर भक्ति में चाहे मन लगता हो ऐसे लोग का, लेकिन वो जैसे कि एक होता नहीं है थोड़ा सा कोई ढोंगी किस्म आ जाना, या जो जिस चीज़ पे समानता उनको ध्यान देना चाहिए उन्होंने उस पे ध्यान नहीं दिया। बहुत ही जैसे मैं कैसे कहूँ कि ऐसे लोग जिनका शुक्र शनि नवम भाव में हो, कोई उनकी एक अपनी अलग ही धुन होती है, अलग ही फ़िलॉसफ़ी होती है, दूसरों को सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो ये भी कुछ एक चीज़ें आ जाती हैं। नवम भाव में मतलब जैसे एक तो शुक्र को शनि प्रभावित कर रहा है, भाग्य भाव को शनि प्रभावित कर रहा है। वही मैंने कहा कि कुंडली का कारक नहीं है, तब फिर ये होगा कि शनि का प्रभाव प्रबलता से भाग्य भाव पर आया, तो प्रायः मतलब जैसे भाग्य का ये शनि अवरोध करेगा, तो ये भी है कि जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के जब भी शुक्र शनि नवम भाव में आप फल का विचार करें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि दोनों ग्रहों का पोर्टफोलियो क्या है, दोनों ग्रह कुंडली के कारक हैं या फिर अकारक हैं। शुक्र बृहस्पति यदि नवम भाव में हो तो दोनों ग्रह वैसे तो मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति समाज के सामने बहुत अच्छा होता है। हाँ, कुछ लोग वास्तव में भी अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे देखा गया है, मतलब जैसे कुछ कुंडलियाँ हैं जैसे जब हम लोग से कुंडली दिखाने लोग आते हैं तो वो सच्चाई ही बता देते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हाँ, व्यक्ति जो दिख रहा है और उसके अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक लाइन सार्वभौमिक सत्य है कि व्यक्ति समाज में नामचीन इज्जतदार व्यक्ति होता है। लेकिन चूंकि शुक्र है वो नवम भाव में है, तो यहाँ पर देखिए कि यदि शुक्र कुंडली का कारक नहीं होगा, अब यही मैं समझा रहा हूँ। मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कारक अकारक बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, लेकिन इससे फलित में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है कि मान लीजिए बृहस्पति नवम भाव में बैठा है कुंडली का कारक होके और शुक्र कारक नहीं है, तो शुक्र ने न सिर्फ नवम भाव को प्रभावित किया बल्कि नवम भाव के कारक को भी प्रभावित किया। तो इससे होगा क्या कि व्यक्ति समाज में तो नामचीन है और बहुत अच्छे पद पे है, पूजा आराधना करता है, धर्म को मानने वाला है, लेकिन शुक्र की वजह से, और यदि शुक्र बहुत ज़्यादा बली हो जाए, उच्च का हो जाए या फिर वो अपनी राशि का हो जाए, तो फिर ये होगा कि व्यक्ति अंदर ही अंदर भोग विलास में लिप्त भी है और कुछ ऐसे गलत कृत्य भी कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे इफेक्ट पड़ता है। अब देखें कि वैसे शुक्र और गुरु का नवम भाव में योग महान योग की ओर भी अग्रसित होता है। जैसे ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है, बहुत ही एक्सट्रीम जिनको नॉलेज होती है, और ऐसे लोग प्रायः प्रीस्ट होते हैं, ये देखा गया है। और जो जैसे फिलॉसफी में समाज के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं उनमें ये देखा जाता है। अब बात करते हैं कि शुक्र और राहु यदि नवम भाव में हो तो शुक्र राहु नवम भाव में मतलब राशि देखनी इम्पोर्टेंट है कि किस राशि में है, क्योंकि राशि का महत्व है, वरना बहुत ज़्यादा फलित में फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे मेष में हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार धर्म के प्रति कट्टर हो जाएगा, कर्क में हो तो वो उसी में लिप्त हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। शुक्र राहु मतलब मैं इसका फलित क्या होगा, इसका फलित इस तरीके से समझ सकते हैं कि व्यक्ति एक नाव चला रहा है और उसके नीचे, नाव के नीचे कुछ है नहीं, लेकिन व्यक्ति उसको संभाले हुए किसी तरीके से। और दूसरी चीज इसमें ये भी देखी जाती है कि कई बार जिनका जैसे कुछ मानसिक विकार हो जाता है तो ये भी देखा जाता है। प्रायः बहुत अच्छे नॉलेज होता है इनके पास, लेकिन अपनी नॉलेज को बाहर कंज्यूम कर पाने में थोड़ी सी इनको मुश्किल आती है। और दूसरी चीज की
शुक्र को राहु प्रभावित कर रहा है भाग्य भाव में जाकर के, तो व्यक्ति जैसे कई बार ये हो जाता है कि किसी अच्छी जगह पर, किसी बहुत ही अच्छी जगह पर उसके द्वारा कुछ किसी अपराध को अंजाम दे दिया गया हो, या कुछ गलत सलत चीजें उसके द्वारा कर दी गई हो। लेकिन यदि यहाँ पर राहु का बल कमजोर है तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि शुक्र किसी अच्छे भाव का स्वामी होकर के यहाँ पे बैठा है, फिर राहु के साथ है, तो ऐसा व्यक्ति प्रायः धनवान होता है, उसके ऊपर ईश्वरीय कुछ कृपा होती है। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के ये थे शुक्र के कुछ अन्य ग्रहों के साथ प्रभाव। हाँ, केतु शुक्र बचा रह गया, तो केतु शुक्र यदि नवम भाव में होगा तो अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। व्यक्ति यदि आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन व्यक्ति यदि भोग विलास में मन लगाएगा तो फिर वहाँ पे केतु इन फलों को डाइल्यूट करेगा और फिर वो जीवन संघर्ष हो जाएगा। तो जितना हो सके आप पूजा आराधना पे ध्यान दीजिए यदि शुक्र केतु नवम भाव में हो तो कुल मिला के शुक्र के यहाँ पर ये मैंने जनरल फल बताए हैं, इसको मैं फिर से एक बार समाप्त कर देता हूँ कि कुंडली का शुक्र यदि कारक ग्रह है फिर वो नवम भाव में गया है तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। अन्यथा की दृष्टि में मतलब आपके अंदर वो कलात्मक गुण और बाकी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक बात होती है ना कि उससे आपको लाभ नहीं हो रहा है। आपका नेचर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन यदि कुंडली का कारक होकर शुक्र नवम भाव में नहीं बैठा है तो वो किसी न किसी तरीके से आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी भाग्य की अवनति हो रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो शुक्र यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, कई बार जैसे कि शुक्र के यहाँ पर होने से आपसी मैरिज में तनाव, बहुत ही ऊंचे लेवल का तनाव होता है। जैसे आपने प्राय सुना होगा कि लोग आपस में खूब ज्यादा झगड़े वगड़े करते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट होता है, तलाक की बात आ जाती है, पैसे को लेकर के। ये सब बहुत ही छोटी चीजें हैं। जो ये लोग होते हैं ये मतलब इतनी, जो एक होता नहीं है उच्च किस्म की गपशप, तो उसमें इन लोग का मतलब बात पता नहीं क्या है। आप जब सुनेंगे कि किस वजह से आप दोनों के बीच अनबन हुई है तो वो वजह सुन के आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि दोनों लोग के आपस में जैसे होता नहीं है, दो उच्च लेवल के फिलोसफिकल ज्ञान वाले व्यक्ति हैं लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कुछ स्थिति आ जाती है जब शुक्र नवम भाव में हो और अच्छे भाव का स्वामी होकर के ना बैठा हो। शुक्र यदि वहां पर पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति से किसी धार्मिक गुरु का अपमान होने की संभावना होती है, तो प्राय ऐसा करने से बचे। और यदि यहाँ पर जैसे आपको शुक्र किसी ऐसे भाव का स्वामी है जिससे आपके, जैसे मान लीजिए कि शुक्र लग्न का स्वामी है, या फिर चौथे का स्वामी है, दशम का स्वामी है, सप्तम का स्वामी है, तो या फिर जिस भी भाव संबंधित यदि आपको फल चाहिए और शुक्र उस भाव का स्वामी बन रहा है आपकी कुंडली में, तो जरूर ही आप ईश्वर की पूजा आराधना कीजिए। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। ईश्वर को आप जैसे अपना मित्र समझ के उसको पूछ सकते हैं और उसका ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी कुछ चीजें इसमें आती हैं। राशियों का भी वेरिएशन आता है कि ये शुक्र मेष में है तो शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो रहा है, शुक्र मीन में है तो शुक्र यहाँ पर बली हो रहा है। तो बाकी चीजें हैं जो आप लगा करके फलित पे देखें और फिर ये फलित आपको सटीक तरीके से समझ में आएगा कि कैसे शुक्र आपके चार्ट में काम कर रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।